नमस्कार सभी को। हमने भारत के संविधान की भाग संख्या 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। भाग संख्या 2 में हमने नागरिकता के बारे में पढ़ा और भाग संख्या 3 में हमने मूल अधिकारों के बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के संविधान का भाग संख्या 4 और उसमें हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में क्या उल्लेख किया गया है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, भाग संख्या 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। याद रखना है, नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रावधान है वो भाग संख्या 4 और अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक। कहां से ग्रहण किया गया? ये जो स्रोत ग्रहण किया गया था आयरलैंड से। कहां से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। आपको याद रखना, पीछे आरपीएफ का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था और दिल्ली पुलिस का जो पेपर था उसमें पूछा गया प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को कहां से ग्रहण किया गया। तो आपको तुरंत जवाब देना है, कहां से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। और 36 से लगाकर 51 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनका अर्थ क्या होता है। देखिए, नीति का मतलब होता है कानून, और निर्देशक है निर्देश का मतलब होता है सलाह देना। कानूनों की क्या देना? सलाह देना। कानूनों की सलाह देना किसको देना? बनने वाली सरकार को, बनने वाली सरकार को, कि आपको जनता के लिए कानूनों का निर्माण किस प्रकार से करना है। उनके उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए कानून निर्माण हेतु जो सलाह दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दी जाती है। इसलिए इसे पंथ प्रदर्शक के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? पंथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, उसमें उद्देश्यों का उपकरण, कि जो भी जनता के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनका उपकरण, इस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में उद्देश्यों का जो उपकरण है ना, वो किसे माना जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को माना जाता है। नीति निर्देशक तत्वों को माना जाता है। अर्थात जनता के कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनसे अवगत करवाने का जो कार्य करते हैं वो एक नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से ये प्रस्ताव है। आप इन सारी बातों को नोट कीजिए। एक प्रकार से प्रस्ताव है। किसका प्रस्ताव है? उद्देश्यों का प्रस्ताव है। याद रखना इसको, उद्देश्यों का प्रस्ताव है। जनता के जितने भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनका प्रस्ताव है। और किसके समक्ष है प्रस्ताव? ये सरकार के समक्ष है। सरकार के समक्ष रखा जाता है ये प्रस्ताव। और उसके बाद क्रियान्वयन का जो जिम्मेदारी है, क्रियान्वयन कौन करेगा इस प्रस्ताव की? वो किसके पास है? राज्य के पास है। आप दोबारा देखना कि एक प्रकार से ये जो नीति निर्देशक तत्व है प्रस्ताव है। किसका प्रस्ताव होता है? उद्देश्यों का प्रस्ताव। जनता के जितने भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं उनका प्रस्ताव है। और किसके समक्ष है प्रस्ताव? सरकार के समक्ष प्रस्ताव है। और उस प्रस्ताव का क्रियान्वयन करना, उस प्रस्ताव को लागू करना किसके हाथ में बात है? सरकार के हाथ में है। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी क्रियान्वयन की किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। अब हम बात ये करने वाले हैं, एक परिभाषा डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। LG खेड़ेकर के अनुसार, LG खेड़ेकर के अनुसार, LG खेड़ेकर का क्या कहना है? इसका कथन ये है कि वो जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, उद्देश्यों का प्रस्ताव है, उद्देश्यों का प्रस्ताव है और इसका क्रियान्वयन
क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य की है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? राज्य की अर्थात सरकार की होगी। एक बार इस डेफिनेशन को आप नोट जरूर करें कि ए.जी. खेडेकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से जनता के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हैं उनका प्रस्ताव है, और वो प्रस्ताव किसके सामने है? राज्य या सरकार के सामने है, और उसको लागू करना या न करना किसके हाथ में बात है? राज्य के हाथ में है। तो एक प्रकार से ये वाद योग्य नहीं है, इसे लागू करे या न करे ये राज्य के निर्भर करता है। दोस्तों हम बात करते हैं ये जो नीति निर्देशक, तो सारी बात आप नोट कीजिए, ये व्यवस्थापिका पूछे गए प्रश्न है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के मध्य आचार संहिता का कार्य करते हैं। और उसे पूछा जा सकता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य आचार संहिता के रूप में जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? तो आपको तुरंत जवाब देना है नीति निर्देशक तत्व है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य आचार संहिता के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों का उपकरण भी कहा जाता है, उपकरण भी कहा जाता है। इस बात को भी आप नोट जरूर करें। नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य, जनता के सामाजिक उद्देश्य और जनता के जो आर्थिक उद्देश्य हैं उनका उपकरण किसे कहा जाता है? तो आपको तुरंत जवाब देना है नीति निर्देशक तत्वों को जनता के सामाजिक और जनता के आर्थिक उद्देश्यों का उपकरण कहा जाता है। सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का क्या होता है? उपकरण। ये सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का उपकरण है, एक प्रकार से इसे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का प्रतीक भी कहा जाता है। सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का प्रतीक किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनके जो अनुच्छेद हैं 36 से लगाकर 51 तक, उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि किसमें क्या प्रावधान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए हमने अनुच्छेद संख्या 1 पढ़ा था राज्य क्षेत्र के बारे में, उसमें भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद संख्या 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद संख्या 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यहां पर जो राज्य शब्द का अर्थ है ना, वो अनुच्छेद संख्या 12 में राज्य शब्द का जो अर्थ था ना वो ही है। देखिए अनुच्छेद संख्या 12 में हमने क्या पढ़ा था कि राज्य की वो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो राज्य से पोषण प्राप्त करती हैं वो क्या है? राज्य शब्द का अर्थ हमने पढ़ा था। तो यहां पर भी राज्य शब्द का अर्थ अनुच्छेद संख्या 12 वाला ही है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो राज्य से क्या प्राप्त करती हैं? पोषण प्राप्त करती हैं, अर्थात राज्य से उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त होती है, तो वो किसका अर्थ है? राज्य की श्रेणी में। तो राज्य का अर्थ ये अनुच्छेद संख्या 36 में यही होगा, अनुच्छेद संख्या 12 वाला। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 37 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 37 में उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व है, नोट जरूर करें आप, नीति निर्देशक तत्व है वाद योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। वाद योग्य का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि अगर इनकी पालना नहीं होती है नीति निर्देशक तत्वों की, तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। अर्थात नीति निर्देशक तत्व क्या नहीं है? वाद योग्य नहीं है, और मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य है। तो अगर इनका पालना नहीं होती है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। लेकिन इसी में लिखा गया है कि राज्य नीति निर्माण करते समय इन्हें ध्यान में रखेगा
देखिए नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य तो नहीं है, लेकिन राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि जब भी वो नीतियों का निर्माण करता है जनता के लिए, तो इन्हें नीति निर्देशक तत्वों को मद्देनजर रखते हुए नीतियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 38 के बारे में। इन सारी बातों को आप नोट जरूर करें। अनुच्छेद संख्या 38, अनुच्छेद 38 में लिखा गया है कि राज्य, सलाह दी जा रही है राज्य को, राज्य सामाजिक, नोट करना इन बातों को, आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, व्यवस्था करेगा कि जनता को सामाजिक न्याय भी मिले, जनता को आर्थिक न्याय भी मिले और जनता को राजनीतिक भी न्याय की प्राप्ति हो। ऐसी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। राज्य को सलाह दी जा रही है। नीति निर्देशक तो एक प्रकार से सलाह देने का कार्य करते हैं कि राज्य को सलाह दे रहे हैं कि जो जनता है उसके सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हो, उसके आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हो तथा उसके राजनीतिक उद्देश्य की क्या होनी चाहिए, पूर्ति हो। तो एक प्रकार से देखें तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहां देखने को मिल रहा है, हमें नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिल रहा है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि सर्वप्रथम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां दृष्टिपात हो रहा है, तो हमें तुरंत जवाब देना है कहां देखने को मिल रहा है, हमें नीति निर्देशक तत्वों में इसके दर्शन हो रहे हैं। सामाजिक न्याय के, आर्थिक न्याय के और राजनीतिक न्याय के सर्वप्रथम दर्शन कहां दिखाई दे रहे हैं हमें, तो हमें तुरंत उत्तर देना है नीति निर्देशक तत्वों में इन तीनों प्रकार का जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के दर्शन हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 39 की, इसके बारे में, 39 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 39 में उल्लेख किया गया है कि राज्य स्त्री व पुरुष सभी को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा, देखिए चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, समान रूप से दोनों को, वो किसी राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, उन दोनों को समान रूप से आजीविका हेतु साधन उपलब्ध करवाएगा। ये जिम्मेदारी ये किसकी होगी, राज्य की होगी। और ऐसी सलाह देने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद नंबर 2 बात हम करेंगे, देखिए उत्पादन के साधनों का नीति निर्देशक तत्व सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं कि उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो जिससे सार्वजनिक हित को बाधा पहुंचे। देखिए नीति निर्देशक तो सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं, राज्य को सलाह दे रहे हैं कि उत्पादन के जो साधन है उसका इस प्रकार से केंद्रीकरण न हो ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को क्या पहुंचे, बाधा पहुंचे। क्योंकि उत्पादन के साधनों पर सभी का अधिकार होता है, तो उसका केंद्रीकरण न हो पाए, क्योंकि उस केंद्रीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र को क्या होते हैं, हानि पहुंचती है, अर्थात नुकसान होता है। तो राज्य को सलाह दी जा रही है कि इस जो उत्पादन के साधन है उसका किसी प्रकार से केंद्रीकरण न हो पाए। ये सलाह देने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। कि समुदाय के भौतिक साधनों का
स्वामित्व व वितरण इस प्रकार हो जिससे सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोत्तम लाभ मिले। ये बात भी इसी में नोट करनी है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उसका स्वामित्व है वह वितरण बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। सार्वजनिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा उन्हें भौतिक साधनों का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। ऐसा उल्लेख भी किसमें किया गया है, अनुच्छेद संख्या 39 में किया गया। अब इसी में और हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 में स्त्री व पुरुषों को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान। नितिन देशक तो सलाह दे रहे हैं राज्य को कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कार्य सम्मान कर रहे हैं तो उनको वेतन भी क्या दिया जाएगा, सम्मान दिया जा रहा है। जैसे महिला भी 2 घंटे कार्य कर रही है और पुरुष भी 2 घंटे कार्य कर रहा है तो उनको वेतन भी क्या दिया जाएगा, सम्मान ही दिया जाएगा। ऐसा उल्लेख भी किसमें किया गया है, अनुच्छेद संख्या 39 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे श्रमिक पुरुष व स्त्री के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। ये राज्य को सलाह दी जा रही है कि श्रमिक पुरुष और स्त्री हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल रखी जाए। उनको विशेष अगर किसी प्रकार के स्वास्थ्य में दिक्कत हो रही है तो राज्य का कर्तव्य बनता है उनकी देखभाल की जाएगी। उसके बाद में उनकी शक्ति तथा बालकों की जो सुकुमार अवस्था है, जैसे हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ा था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारी काम पर नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसा नीति निर्देशक तत्वों में भी देखने को मिल रहा है कि बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है उसका आर्थिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो होटलों में, कल कारखानों में, खानों में इनमें काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी सुकुमार अवस्था है, ये पढ़ने लिखने की अवस्था है। तो इसका दुरुपयोग, कैसा दुरुपयोग, आर्थिक रूप से उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हमें अनुच्छेद संख्या 39 में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों के स्वस्थ विकास, नैतिक और आर्थिक परित्याग से राज्य रक्षा करेगा। उल्लेख भी हमें किसमें देखने को मिल रहा है, अनुच्छेद संख्या 39 में। देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य, विकास, नैतिक और आर्थिक परित्याग से राज्य उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। ऐसा हमें किसमें देखने को मिल रहा है, अनुच्छेद संख्या 39 में देखने को मिल रहा है। पिटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, ये तो काफी बार पुटअप होके आ गया कि सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिल रहा है या किस में देखने को मिल रहा है। तो सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन का जो प्रावधान है वो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद संख्या 39 में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 40 के बारे में।
राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य किसका गठन करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। यहां पर ये जो प्रश्न है ग्राम पंचायतों वाला काफी बार पुटअप होकर पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य, ऐसा प्रावधान कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद संख्या 40 में देखने को मिलता है कि राज्य को आदेश दिया जा रहा है कि राज्य स्थानीय स्वशासन के विकास हेतु ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। और ये जो गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से प्रेरित है। आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों का गठन है ये किससे प्रेरित है, तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से क्या है? प्रेरित है। तो दोस्तों आगे जो अनुच्छेद है 51 तक जो अनुच्छेद कल अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे कल अगली क्लास में। धन्यवाद।